सर आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और यकीन मानिए इस वीडियो को 50% तक के देखते देखते आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाने वाली हैं, बहुत सारी बातें समझ में आने वाली है, मज़ा भी बहुत आने वाला है। सर का नाम क्या है मुझे नहीं पता, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, विजडम इनकी आईडी पे लिखा हुआ था, वो मैं देख रहा हूँ और स्क्रीनशॉट भी मैं लगा देता हूँ। ऐसे मैं बहुत ही कम ही स्क्रीनशॉट लगाता हूँ इस तरह के जो सवाल आते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप इस स्क्रीनशॉट को अगर रीड करेंगे तो इसका डिटेल्स कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। समझ रहे हैं, इनके कहने का मतलब है कि भाई मेरी एज अभी 50 साल की है, समझ रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट 10 ईयर्स में मैं रिटायर हो जाऊंगा। और अगली बात जो कि इनके कहने का मतलब है, जैसा कि मैंने समझा है कि जो भी उनका सेविंग्स है, समझ रहे हो, उसके 50% पर ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। समझ रहे हैं, अब इनका टोटल सेविंग्स कितना है ये इन्होंने नहीं बताया है, लेकिन इतना ज़रूर कहा है कि भाई अगर मैं इस उम्र में 50 लाख रुपये, आप एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि मुझे निवेश करना है, तो मुझे कितने टाइम पीरियड के लिए निवेश करना चाहिए और किस तरह के फंड में निवेश करना चाहिए, कैसे कैसे मेरा कितना ज़्यादा कॉर्पस तैयार हो सकता है, तो इसके ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो यकीनन वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए सर, सबसे पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं उसके ऊपर हमारे को बात करना ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा। देखिए ये वीडियो लंबी ज़रूर हो सकती है, कितनी लंबी होगी ये मुझे भी नहीं पता है अभी, लेकिन यकीन माने कि पूरी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि पूरा नॉलेज आपको मिलने वाला है और पूरी तरह से मैं कोशिश करूँगा कि जितने अच्छे से हो सके मैं एक्सप्लेन कर सकूँ और आपको मैं बता सकूँ। समझ रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि भाई इन्होंने कहा कि मेरी एज क्या है, 50 साल है। समझ रहे हैं ना, अब इस उम्र में ये कहा जाता है कि भाई इक्विटी मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगाने चाहिए। 30%, 35%, 25%, 40% बहुत ज़्यादा हो गया, 35%, 40% बहुत ज़्यादा हो गया। इससे ज़्यादा पैसे आपको इक्विटी में नहीं लगाना चाहिए बल्कि डेट में लगाना चाहिए। तो इन्होंने कहा है कि भाई मैं इक्विटी में लगाने के लिए तैयार हूं और जो मेरी सेविंग्स है, क्या इनकी सेविंग्स है ये नहीं पता, लेकिन एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि मान लीजिए 50 लाख रुपये मुझे निवेश करना है, तो मुझे कितने टाइम पीरियड के लिए करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर ये मानकर चलता हूँ कि ये 50 लाख रुपये ही, 50 लाख का ही ये निवेश करना चाहते हैं और इसी हिसाब से हम आगे कैलकुलेशन भी देखेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं। और उसके अलावा दूसरी बात जो कि आपको याद रखने की ज़रूरत है कि भाई हम फंड का जो सिलेक्शन करेंगे ना, इनके लिए कैलकुलेशन भी हम देखेंगे, लेकिन फ़ंड का जो हम सिलेक्शन करेंगे तो 50 साल इनकी एज है और हम पैसे कहाँ लगा रहे हैं, इक्विटी में लगा रहे हैं। 50 साल की उम्र में ज़्यादातर पैसे हम इक्विटी में लगा रहे हैं, बल्कि टोटली पैसे हम इक्विटी में लगा रहे हैं और रिस्क लेने के लिए बंदा तैयार है। यहाँ पर 2-3 बातें क्लियर हो गई, नहीं तो आगे जाकर आप सवाल करिएगा कि भाई इतनी एज में और इतना ज़्यादा पैसा इक्विटी में लगा रहे हैं, वो तो अच्छी बात नहीं है। तो मैंने इसीलिए आपको पहले ही बता दिया है। दूसरी बात, फंड सिलेक्शन जिस हिसाब किताब से हम करने वाले हैं उस पर भी आपका सवाल उठेगा कि भाई किस तरीके से फंड सिलेक्शन आप कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पर रिस्क को देखते हुए, रिस्क ये ले रहे हैं लेकिन एज को देखते हुए यहाँ पर हम फंड का सिलेक्शन करेंगे। समझ रहे हैं, तो चलिए अब हम सबसे पहले फंड का सिलेक्शन देखते हैं कि फंड कौन कौन सा होना चाहिए। तो देखिए इनके पोर्टफोलियो के अंदर जो फंड होने वाले हैं वो ये सारे फंड होने वाले हैं। समझ रहे हैं, इसका रीज़न भी मैं बताऊँगा कि क्यों मैंने इस तरह के फंड सेलेक्ट किए हैं। ऐसे शुरू में ही मैं बोल चुका हूं कि भाई एज के हिसाब से मैंने फंड का सिलेक्शन किया है। इस उम्र में रिस्क तो लेना ही नहीं चाहिए, बंदा ये तैयार है तो इस हिसाब से मैंने रिस्क लिया हुआ है। समझ रहे हैं ना, और इस हिसाब से मैंने फंड का सिलेक्शन किया हुआ है। बहुत ज़्यादा ओवर रिस्क मैंने नहीं लेने की कोशिश की है इक्विटी के अंदर। सबसे पहले नंबर पर जो फंड आ जाता है वो ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है। इसने सिंस इंसेप्शन में 17% का रिटर्न्स दिया है। दूसरे नंबर पर SBI ब्लू चिप फंड है, यानी दोनों लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। समझ रहे हैं, इसने 16% का रिटर्न्स दिया है। सिंस इंसेप्शन के ही यहाँ पर रिटर्न्स लिखे हुए हैं। उसके बाद बंधन कोर इक्विटी फंड है, यानी ये लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के जो फंड होते हैं ना, उसी कैटेगरी का फंड है। इसने 17% का रिटर्न्स दिया हुआ है सिंस इंसेप्शंस में। समझ रहे हैं, उसके बाद ये सारे पुराने फंड है, 8-10 साल इसके कंप्लीट हो चुके हैं भाई। ऐसे फंड है जो तीनों ऊपर मैंने आपको बताया है। JM फ्लेक्सी कैप फंड है, इसके भी लगभग 10 साल कंप्लीट हो ही चुके हैं, तो इसने 20% का सिंस इंसेप्शन से रिटर्न्स दिया है। कॉन्ट एक्टिव फंड है जो कि मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है। ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का यहाँ पर हो गया JM फ्लेक्सी कैप। और उसके बाद कॉन्ट एक्टिव फंड, ये मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है। इस फंड ने सिंस इंसेप्शन में 22% का रिटर्न्स दिया हुआ है। उसके बाद ये 5 फंड हो गया,
ये 5 फंड। एक फंड जो कि मेरा पसंदीदा फंड है, एसबीआई का फंड है, मिड कैप कैटेगरी का फंड है, तो ये लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो ज़रूरत नहीं। मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा फंड, मैं बराबर बोलता हूँ, अगर आप मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं इस बात के पक्ष में बिल्कुल नहीं रहता हूँ कि आपकी पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा फंड रहने चाहिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपका फंड सिलेक्शन का काम हो जाता है। बट अगर और भी फंड आपको लेना है तो आप यहाँ पर एसबीआई मैग्ना मिड कैप, जो कि मिड कैप कैटेगरी का फंड है, ये आप ले सकते हैं। समझ रहे हैं ना। ये सिंस इंसेप्शन में इसका 21% का रिटर्न्स रहा है, जो कि ठीक ठाक है। समझ रहे कि नहीं। तो इस हिसाब किताब से फंड का सिलेक्शन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई 10 साल के लिए हम निवेश कर रहे हैं, हम जो टाइम पीरियड लेकर चल रहे हैं, इन्होंने कहा ना कि एज हमारी 50 साल है और नेक्स्ट 10 ईयर्स में हम रिटायर हो जाएंगे, तो हम जो टाइम पीरियड लेकर चल रहे हैं वो 10 ईयर्स का ही लेकर चल रहे हैं। ये बात मैंने पीछे आपको बोला है या नहीं बोला है, लेकिन इस बात को आप याद रखिएगा कि हम 10 साल का टाइम पीरियड लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर आपका सवाल हो सकता है कि भाई आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड है, एसबीआई ब्लू चिप फंड है, ये दो लार्ज कैप है, फिर लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है, इस तरह का फंड आपने सेलेक्ट करके रखा हुआ है और आप कह रहे हैं कि भाई 10 साल के लिए हमें निवेश करना है, 10 साल के लिए हम निवेश करेंगे तो मिड कैप स्मॉल कैप में क्यों नहीं जाएंगे। तो सर फिर वही वाली बात, एज 50 साल है। समझ रहे हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पर एलोकेशन के बाद एलोकेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो मुझे लगता है एक तरीका जो कि बहुत ही बेस्ट हो सकता है, अपने रिस्क मैनेजमेंट को याद रखते हुए, इस बात को दिमाग में रखते हुए कि हमें रिस्क भी लेना पड़ेगा इक्विटी मार्केट में, क्योंकि यहाँ पर रिस्क रहते हैं। लार्ज कैप है, यहाँ पर भी रिस्क रहते हैं। समझ रहे हैं ना। तो मुझे लगता है कि एलोकेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि ज़्यादातर पैसे जो है ना लार्ज कैप में निवेश कर सकते हैं। उसके बाद जो फंड आ जाता है तो फ्लेक्सी कैप, उसके बाद मल्टी कैप में, उसके बाद समझ रहे हैं लार्ज कैप के बाद मल्टी कैप में ज़्यादा एलोकेशन कर सकते हैं। जो भी मंथली एसआईपी चल रही हो या लमसम करना हो, उस हिसाब किताब से ज़्यादा का एलोकेशन इन दोनों जगहों पे होगा, दोनों लार्ज कैप में। उसके बाद हो जाएगा कॉन्ट एक्टिव फंड में, या फिर इसकी जगह जो भी मल्टी कैप कैटेगरी के फंड होंगे वहाँ पर। समझ रहे हैं ना। उसके बाद जेएम में हो जाएगा, फ्लेक्सी कैप फंड में, और उसके बाद एसबीआई मैग्ना मिड कैप में या फिर बंधन कोर इक्विटी फंड में। समझ रहे हैं कि ना। यहाँ पर भी अगर देना चाहे एलोकेशन तो ज़्यादा का एलोकेशन दे सकते हैं। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है तो ये अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से। समझ रहे हैं ना। तो ये एक बेहतर तरीका होगा मेरे ख्याल से। तो फाइनली यहाँ तक आपको सारी चीज़ें पता हो गई कि भाई फंड का सिलेक्शन किस हिसाब किताब से करना है और एलोकेशन आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से करिए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिलहाल अब हम चलते हैं कि कैलकुलेशन कैसे करना है। मतलब हम 50 लाख रुपये जो निवेश करने वाले हैं उसको हम किस तरीके से निवेश करेंगे, एसआईपी के जरिए या लमसम के जरिए। एसआईपी करेंगे तो कितने की एसआईपी करनी पड़ेगी, साथ में उस हिसाब किताब से कितने % का रिटर्न हमें मिलेगा, टोटल अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा। मतलब टोटल कंप्लीटली आपको अब मैं कैलकुलेशन ही के ऊपर बात करने वाला हूं। समझ रहे हैं ना। तो फिलहाल यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सारी चीज़ों को मैं डिलीट करता हूँ। ये वाली चीज़ें मैं आपको रहने देता हूँ ताकि बार बार इसको मुझे याद दिलाना पड़ेगा ना, नहीं तो आप बार बार पूछेंगे कमेंट सेक्शन में भाई ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ। तो इससे बेहतर है कि आप याद रखें। समझ रहे हैं ना। और 10 साल के लिए निवेश करना है, ये भी आपको याद रखना है। इसको मैं डिलीट करता हूँ। देखिए इन्वेस्टमेंट करने के अगर तरीके की मैं बात करूँ तो सबसे पहला तरीका तो ये हो सकता है कि भाई आप एसआईपी करें। समझ रहे हैं ना। एसआईपी करें तो इस हिसाब किताब से देख लीजिए तो आपको 41,650 रुपये की एसआईपी करनी पड़ेगी 10 सालों तक। तो इस पे आप रिटर्न्स 15% हम मान लेते हैं। समझ रहे हैं ना। 15% का आपको रिटर्न्स मिल जाएगा। तो इस हिसाब किताब से हम 10 सालों के लिए अगर एसआईपी करेंगे, मंथली एसआईपी 41,650 रुपये की, तो इस हिसाब किताब से टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट कितने हो जाएंगे, 49,98,000 रुपये हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना। 2,000 रुपये कम है तो उसके बारे में हम आगे बात करते हैं कि उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। उसके बाद बात आती है उस पर रिटर्न्स कितने बन जाएंगे। तो 66,08,075 रुपये आपके रिटर्न्स बन जाएंगे, सिर्फ इंटरेस्ट के होंगे। अब टोटल मैच्योरिटी पर जो आपको मिलने वाला अमाउंट होगा वो कितने का होगा, 1,16,06,075 रुपये। ये मैच्योरिटी पर मिलने वाला अमाउंट होगा। तो इस हिसाब किताब से एक कैलकुलेशन तो ये हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये कैलकुलेशन सही नहीं है। आपको टोटल पैसे एसआईपी में झोंकना नहीं चाहिए और एसआईपी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। जबकि एज अगर देखा जाए तो 50 साल है, ये बेहतर हो सकता है, लेकिन ज़रा इसको हम रिटर्न्स के एंगल से देखें तो इसको और भी बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, चलिए अब उसको देखते हैं। देखिए इसको हम इस तरीके से बेहतर बना सकते हैं कि हम सिर्फ एसआईपी नहीं
करेंगे। क्या नहीं करेंगे? सिर्फ एसआईपी नहीं करेंगे, हम एसआईपी और लमसम दोनों करेंगे। समझ रहे हैं ना? इसी पैसे में से 50 लाख में से हम आधे पैसे का एसआईपी करेंगे, आधे पैसे का लमसम करेंगे। वो कैलकुलेशन किस हिसाब किताब से होगा? आपको 20,825 रुपये की मंथली एसआईपी करनी पड़ेगी 10 सालों तक। सारा कुछ ये 10 साल रहेगा। समझ रहे हैं ना? तो कितने की एसआईपी करनी पड़ेगी? 20,825 रुपये की मंथली एसआईपी करनी पड़ेगी। इस हिसाब किताब से आपके टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट 24,99,000 रुपये हो जाएंगे। 24,99,000। अब हम 50 लाख रुपये में से, यहाँ पर 50 लाख रुपये में से अगर हम 24,99,000 रुपये निकाल देते हैं तो बचता कितना है? माइनस अगर कर देते हैं 24,99,000 रुपया तो बचता कितना है? बाकी बचता है 25,01,000 रुपये। अब ये 25,01,000 रुपये हम अपने पास में रखे रहेंगे। समझ रहे हैं ना? और इसको हमें सिर्फ लमसम करना है। सिर्फ क्या करना है? ओनली हमें यहाँ पर लमसम करना है। समझ रहे हैं ना? ओनली लमसम। तो 50 लाख रुपये में से 20,825 रुपये के अगर हम मंथली एसआईपी करें 10 सालों तक के तो हमारा तो 24,99,000 रुपये चला ही जाता है। तो 25,01,000 रुपये जो बचता है इसका ओनली आपको लमसम करना है। और लमसम किस टाइम पे करना है? और लमसम आपको उस टाइम पे करना है जब जब मार्केट में गिरावट हो, जब 3%, 2%, 4% इस तरीके से मार्केट गिरे, उस टाइम पे आपको लमसम करना है। बाकी के टाइम में नहीं करना है, टाइम देख कर ही लमसम करना है। और अगर ज़्यादा पैसे आपके पास है तो इन्वेस्टमेंट करने का यही एक सही तरीका भी है कि ऐसा नहीं कि आप पूरा का पूरा पैसा आप झोंक दीजिए लमसम में ही, या फिर पूरा पैसा आप एसआईपी के भरोसे रखे रहिए, धीरे धीरे करता रहेगा अकाउंट से। ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ पैसे के आप एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए और सेम फंड के अंदर आप कभी कभार जब गिरावट हो तब आपको लमसम करना चाहिए, कुछ कैश आपको रखना चाहिए। तो ये तरीका है, इससे आपके रिटर्न्स इंक्रीज हो जाएंगे, बहुत हद तक आपके रिटर्न्स इंक्रीज हो जाएंगे और आपके रिस्क भी मैनेज होते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत ये आएगी कि भाई एसआईपी आप कर रहे हैं तो उसका रिटर्न्स तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? आपको पता है कि हर महीने की एसआईपी जा रही है, हम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मान लिए 15% का। समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन यहाँ पर अगर हम लमसम जो कर रहे हैं तो लमसम का हम रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? लमसम का यहाँ पर रिटर्न्स कैलकुलेट करने का टाइम नहीं है ना। मतलब आप ये समझिए ना कि आपको पता ही नहीं कि भाई कब कब मार्केट गिरेगी। अगर आपको डेट भी पता रहता तो आप उस हिसाब किताब से क्या कहते हैं कि आप कैलकुलेट कर सकते थे कि भाई इतने तारीख को इस महीने में मार्केट गिरी थी, उस महीने में मैंने इतना लमसम किया था, उसके बाद उसका रिटर्न्स कितना हुआ, कितने महीनों के बाद फिर मैंने लमसम किया, कब गिरावट हुई थी। तो अब यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि दिक्कत ये आ रही है कि एसआईपी और लमसम हम एक साथ कर रहे हैं तो इसका रिटर्न्स कैलकुलेट करना थोड़ा इम्पॉसिबल सा लग रहा है, क्योंकि टाइम पीरियड ही नहीं मालूम है ना, कब कब गिरावट होगी ये थोड़ी कि मालूम है आपको, चाहे मुझको चाहे किसी को भी। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे? देखिए, अब यहाँ पर इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि मान लीजिए लमसम और एसआईपी दोनों मिलाकर आपने कितने लाख रुपए का निवेश कर दिया? 49,98,000 रुपये का आपने निवेश कर दिया। मैं 79 लाख लेकर चलता हूँ और 98,000, समझ रहे हैं? 49,98,000 रुपये का आपने निवेश कर दिया, जिसपे भाई आपको 18% का रिटर्न्स मिल गया। समझ रहे हैं ना? कितने परसेंट का? 18% का आपको रिटर्न्स मिल जाता है। तो इस हिसाब किताब से आपके टोटल जो रिटर्न्स हो जाते हैं वो कितने हो जाते हैं? 90,07,125 रुपये। समझ रहे हैं? 125 है ये, समझ रहे हैं? 125 रुपये। और उसके बाद टोटल मैच्योरिटी पर जो आपको अमाउंट मिलने वाले हैं वो कितने मिलने वाले हैं? 1,40,05,125 रुपये ये अमाउंट हो सकते हैं। अगर आप दोनों को मिला जुला कर आप जोड़ते हैं कि भाई लमसम और एसआईपी दोनों मिलाकर हमने 49,98,000 रुपये निवेश कर दिया और टोटल मैच्योरिटी पर जो मिल गया वो ये अमाउंट हो गया। तो एक तरीका तो ये हो सकता है, या फिर दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप एसआईपी जो कर रहे हैं ना, यहाँ पर जो आपने एसआईपी किया है 24,99,000 का, इसका रिटर्न्स आप अलग कैलकुलेट करें और इधर जो आप 25,01,000 रुपये जो निवेश कर रहे हैं लमसम के ज़रिए, उसका रिटर्न्स आप अलग कैलकुलेट करें। ये भी एक तरीका हो सकता है। तो अगर आप ये मानकर चलते हैं कि भाई 25 लाख रुपए जो मैंने लमसम किया है, मैं बराबर बोल चुका हूँ और पहले ही बोल चुका हूँ कि आपने कब कब लमसम किया है ये पता नहीं है, इस बात को आप याद रखिएगा। लेकिन आप मानते हैं रिटर्न्स कैलकुलेट करने के लिए कि भाई हमने 25,01,000 रुपये लमसम कर दिया। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस हिसाब किताब से अगर आप रिटर्न्स जोड़ें तो उस पर टोटल मिलने वाला जो रिटर्न्स होगा वो 76,16,900
₹939 का रिटर्न्स होगा और मैच्योरिटी पर जो टोटल होगा वो कितना होगा 1,01,17,939 जबकि ये कैलकुलेशन सही नहीं है। ये कैलकुलेशन सही नहीं है क्यों पता है आपको? यहाँ पर जो आप 25,01,000 रुपये जो लमसम का जोड़ रहे हैं ना, वो इस हिसाब किताब से कैलकुलेट हुआ है कि ये सारा पैसा आपने एक ही बार में लगाया है, जबकि ऐसा नहीं हुआ है। मार्केट में मैंने क्या बोला, या आपको पैसे 25,01,000 रुपये जो बचते हैं वो आपको उसी टाइम पे लगाना है जब जब गिरावट हो। बट यहाँ पर कैलकुलेशन किस हिसाब किताब से हो रहा है, आप एक ही मर्तबा निवेश करे हैं ऐसा करके कैलकुलेशन हो रहा है। और यहाँ पर ये माना जा रहा है कि भाई ये 25,01,000 रुपया आपने एक ही मर्तबा निवेश कर दिया और 10 साल तक आपने छोड़ दिया, उस हिसाब किताब से यहाँ पर रिटर्न्स कैलकुलेट हुए हैं। तो फाइनली रिटर्न्स को लेकर यहाँ पर ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको कैलकुलेशन सिर्फ नॉलेज के पर्पज़ से बताया है और ये सारी चीज़ें डिटेल्स करके मैंने आपको बताई है। यहाँ पर फ़िलहाल आपको इतना सोच कर चलना है कि भाई अगर हम क्या कहते हैं कि 20,825 रुपये की SIP करते हैं 10 सालों तक, तो हमारा टोटल SIP के जरिए इन्वेस्टेड अमाउंट हमारा हो जाएगा 24,99,000 रुपये और बाकी जो बचे 25,01,000 रुपये। तो इस पैसे को हम कभी कभार जो लमसम कर रहे हैं तो इसको हमें रिटर्न्स बढ़ा कर ही कैलकुलेट करना है। जैसे मैंने 18% ले लिया, 20% ले सकते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि भाई 10 साल में आपको 18% से ऊपर के रिटर्न्स मिल ही जाएंगे ईजिली, मुझे ऐसा लगता है। सारे जितने भी फंड्स मैंने आपको बताया था ओवरऑल पोर्टफोलियो पे मतलब 18 से 20% का रिटर्न्स आपको मिल जाएगा 10 सालों के अंदर, मुझे इतना ऐसा लगता है। समझ रहे हैं? क्योंकि आने वाला जो टाइम है इंडिया की और ग्रोथ स्टोरी बढ़ने वाली है, आगे की तरफ जाने वाली है और इंडिया की जो इकोनॉमी है और ज़्यादा तरक्की करने वाली है। तो ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड के अंदर और स्टॉक मार्केट के अंदर रिटर्न्स भी बनेंगे, समझ रहे हैं ना? रिटर्न्स भी बनेंगे और मार्केट भी ऊपर की तरफ जाएगी। एक बात और भी कहता हूँ, पिछले 10 सालों के अंदर अगर आप मार्केट का रिजल्ट देखें और जो भी इंडाइसेस हैं, चाहे वो मिड कैप के हो, लार्ज कैप के हो, फ्लैक्सी कैप के हो या फिर उसके बाद मल्टी कैप के हो या दूसरे कोई भी इंडाइसेस हो, आप उनको उठाकर देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि लॉन्ग ड्यूरेशन में ओवरऑल जो मार्केट होती है वो ऊपर की तरफ ही जाती है, नीचे की तरफ नहीं आती है। तो ये एक खास बात है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो फाइनली मुझे लगता है कि सर ने जिस हिसाब किताब से अपनी डिटेल्स बताई है उस हिसाब किताब से मैंने पूरा फंड सेलेक्शन और कैलकुलेशन टोटली मैंने बता दिया है। हर तरीके से, एक तरीके से नहीं बल्कि कई तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब देख लीजिए, एक बात और भी यहां पर याद रखने वाली है। मान लीजिए कि इन्होंने कहा कि भाई 50 साल की हमारी उम्र है, 10 साल के बाद हम रिटायर हो जाएंगे, 60 साल, समझ रहे हैं? तो अब 10 साल के लिए इन्होंने निवेश कर दिया। जब तक ये रिटायर होंगे तब तक इनका जो टोटल कॉर्पस है वो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा का हो गया होगा, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा कॉर्पस तैयार हो चुका होगा। तो अब यहाँ पर ये क्या कर सकते हैं पता है आपको? इन फंड को रिडीम करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ फंड को रिडीम करना है और पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग भी करनी है। और दूसरी चीज़ जो एक और करनी है वो क्या करनी है मालूम है? वो और इनके लिए ऑप्शन हो जाता है क्या मालूम है? SWP का भी ऑप्शन हो जाता है। वो SWP यहाँ पर किस तरीके से काम करेगा, या फिर SWP अगर 50 लाख, 60 लाख या 30 लाख, 40 लाख रुपये का अगर करना हो तो कैसे कर सकते हैं, कैसे काम करता है, कैसे बेनिफिट होता है, अगर आप लोग कहेंगे तो इस पर भी ज़रूर वीडियो लेकर आऊँगा। तो यहाँ पर इनके लिए मैं ये सिर्फ बता रहा हूँ कि यहाँ पर ऑप्शन हो जाता है SWP करने का। मतलब इनको बहुत ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना पड़ेगा। 10 साल के बाद ये अपने इन्वेस्टमेंट को यहाँ से निकालेंगे, पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करेंगे और फिर बहुत सारा पैसा डेट में डाल देंगे, डेट म्यूचुअल फंड में, समझ रहे हैं? इनका टेंशन भी खत्म, इनका कॉर्पस भी तैयार और SWP यहाँ पर सिस्टम तैयार हो जाएगा। तो इनको सैलरी की तरह पैसे भी आने शुरू हो जाएंगे। तो बहुत ही मज़ा है भाई। ये सारी बातें हैं, इसको सिर्फ समझने की ज़रूरत है। तो ये सारी जानकारी मुझे लगता है कि वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर ये इसी वीडियो के अंदर मैं SWP को लेकर भी बात करूं तो मुझे लगता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि इसी वीडियो में रहने देते इतना। अगर बात करनी होगी तो SWP को लेकर डेडिकेटेड एक वीडियो ज़रूर हम बनाएंगे आगे चलकर, समझ रहे हैं ना? तो उम्मीद करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। तो एक लाइक कर दीजिए सर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आपका कुछ भी सवाल है, कुछ भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, या नहीं तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं और ऑडियो कॉल पर बात भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं? ये सारी सुविधाएँ हैं हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।